प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य से एक मॉडल पेपर अर्थात प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। कई छात्रों ने आग्रह किया है कि एक मॉडल पेपर के माध्यम से प्रश्न पत्र को हल करने के तरीके से उन्हें परिचित कराया जाए। इसी कड़ी में आज हम सामान्य हिंदी के एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि परीक्षा में लेखन की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें, कटिंग करने से बचें और यदि काटना आवश्यक हो तो एक क्षैतिज रेखा से काट दें, गुचपुचाने का प्रयास न करें। साथ ही महत्वपूर्ण बातों को या तो रेखांकित करें या हाइलाइटर द्वारा हाइलाइट कर दें, जैसे जीवन परिचय में जन्म मृत्यु या माता पिता का नाम आदि। आइए प्रश्न पत्र देखें। परिषदीय परीक्षा 2020 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12। समय 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। विषय सामान्य हिंदी, केवल प्रश्न पत्र। एक ही प्रश्न पत्र अब होता है। पूर्णांक 100 अंकों का होता है। यह ध्यान दीजिएगा कि खंड क भी 50 अंक का होता है और खंड ख भी 50 अंक का होता है। पहला जो प्रश्न होता है वह गद्य साहित्य के इतिहास से होता है। इसमें 5 प्रश्न होते हैं, एक एक अंक के होते हैं, सभी बहुविकल्पी होते हैं। सही उत्तर को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। यहाँ पहले आप प्रश्नोत्तर डालिएगा और जिस पंक्ति से आपको प्रश्नोत्तर लिखना है उसके बीच में मध्य में लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या -1 और बाएं तरफ किनारे से लिखिएगा क ख ग घ अंगा या 1 2 3 4 5 जो दिया रहेगा प्रश्न पत्र में। तो यहाँ आपने क डाला। अब हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास यहाँ पूछा गया है। इसका सही उत्तर होता है परीक्षा गुरु। तो इसलिए क लिखने के बाद जैसे दिया है इसी तरह से आप लिखिएगा ब्रैकेट सहित, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ करके तब अ परीक्षा गुरु। ये उत्तर लिखने का सही तरीका है। ख निम्न में से खड़ी बोली के उन्नायक हैं। इसका उत्तर सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ ख के आगे लिखिएगा अ भारतेंदु हरिश्चंद्र। ग हिंदी गद्य की विधा नहीं है। यहाँ सावधान रहिएगा, यहाँ हिंदी गद्य की विधा नहीं पूछ रहा है बल्कि विधा नहीं है, इसलिए इसका उत्तर खंड काव्य होगा चूँकि काव्य की विधा है, बाकी सब गद्य की हैं। तो ग में आप आगे लिखेंगे द खंड काव्य। घ हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। इसका सही उत्तर बालकृष्ण भट्ट है, इसलिए घ लिखिएगा और उसके थोड़ा सा आगे ब बालकृष्ण लिखिएगा। पहले प्रश्न का आखिरी अंग शुक्ल युग के नाटककार हैं। इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ आगे लिखिएगा जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है। इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं, पांचों एक अंक के होते हैं और पांचों ही बहुविकल्पी होते हैं और सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। यहाँ भी जिस पंक्ति में आप लिखिएगा वहाँ लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 2 डैश करके प्रश्नोत्तर संख्या -2, फिर किनारे से बाएं तरफ से क ख ग घ अंगा लिखिएगा या 1 2 3 4 5 लिखिएगा जो पेपर में दिया रहेगा। अब अगर आपने क लिखा है तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा महादेवी वर्मा। तो आप क के थोड़ा सा आगे ब लिखकर जैसे लिखा है ब महादेवी वर्मा लिखेंगे। ख नवीन बिंब उपमान योजना विशेषता है आधुनिक काल की। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर कन्फर्म न हो तो आप देखिएगा कौन नहीं हो सकता। जैसे भक्ति काल नहीं हो सकता, रीत काल नहीं हो सकता, आदिकाल नहीं हो सकता, तो ये आधुनिक काल ही होगा। ग साकेत की रचना विधा है। यहाँ पर यह महाकाव्य है, इसके लिए रचना विधा महाकाव्य होगा, तो ग में आगे स महाकाव्य लिखेंगे। क हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं, इसलिए घ में थोड़ा सा आगे जगह छोड़कर आप लिखिएगा द अयोध्या सिंह उपाध्याय। अंग हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, सराफा को माना जाता है, आप जानते हैं, तो इसलिए अंग में आगे लिखेंगे ब सराफा को। इस तरह से आपका ये प्रश्न भी पूरा हो जाता है। 10 अंक आपके हो गए। तीसरा जो प्रश्न है वो रहता है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं और पांचों का अंक कुल होता है 10। ध्यान दीजिएगा कि जब आप पंक्ति के बीच में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या -3
तो उसी के जस्ट नीचे तुरंत लिखिएगा संकेत, और संकेत में एक दो शब्द, जैसे संकेत लिख कर डैश करिए, जन का प्रवाह डॉट डॉट होता है करके पूर्ण विराम कर दीजिए, तो पता चलेगा कि आप अथवा से पहले कर रहे हैं या अथवा के बाद वाला कर रहे हैं। आपको यह नहीं डालना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा, ये खराब लगता है। इस पैराग्राफ को पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि यह राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसका राइटर आपको तुरंत याद आ जाएगा मस्तिष्क में कि वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो आप उत्तर में क ख ग घ अंगा लिखिएगा और क में संदर्भ मत डालिएगा, चूँकि यहाँ पाठ का शीर्षक और लेखक पूछा है, तो ऐसे उत्तर लिखिएगा कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। ख में हेडिंग डाल दीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश करके जो रेखांकित अंश है, जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। इसका उत्तर आप लिखिएगा। वीडियो में आप इसे पढ़ चुके हैं, इसलिए बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से ग घ को भी आपको उत्तर लिखना है। ध्यान रखिएगा कि हर प्रश्न के बाद एक पंक्ति छोड़ दीजिएगा, जिससे उत्तर अलग अलग दिखाई दे। और जो अंग है, इसको लिखते समय हेडिंग डालिएगा, जैसे शब्द अजर अमर, फिर समास का विग्रह या समास विग्रह, और फिर समास का नाम ही हेडिंग डाल के तब लिखिएगा तो सुंदर लगेगा। इसी तरह से आप अथवा वाला अगर करना चाह रहे हैं तो जैसे संकेत वहाँ के वैसे यहाँ पुष्पित अशोक कर देंगे, सकता हूँ, और इसका उत्तर लिख देंगे। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल का है। फिर चौथे प्रश्न पे आइए। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 पद्यांश होंगे, दोनों में से प्रत्येक पर 2 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, कुल 10 अंक होंगे, और किसी एक को आपको करना होगा। जैसे यहाँ लज्जाशिला पथिक महिला देखकर ही आप समझ गए हैं कि यह पौन दूतिका से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो यहाँ भी आप पंक्ति के बीच में लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या 4। किनारे क लिखेंगे, संकेत पहले डाल देंगे, संकेत में लज्जाशिला पथिक डॉट डॉट भूतांगना को लिखकर पूर्ण विराम कर देंगे। फिर क लिखिएगा और उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक पौन दूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, ऐसा लिख के पूर्ण विराम करिएगा। फिर ख लिखते समय रेखांकित अंश की व्याख्या डाल दीजिएगा, फिर इसे लिखिएगा। इसी तरह से दिए हुए शेष ग और घ को भी आप करिएगा। ये आपने वीडियो में पढ़ लिया है, इसलिए उत्तर बताने की आवश्यकता नहीं है। अंग जलद और व्योम शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसका उत्तर लिखते समय आप डाल दीजिएगा कि जलद और व्योम शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। बाएं तरफ शब्द और दाहिनी तरफ पर्यायवाची शब्द हेडिंग डाल दीजिएगा। फिर बाएं तरफ जलद और व्योम ऊपर नीचे लिखिएगा, उसके आगे पर्यायवाची लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा। अथवा करना है तो नील परिधान आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु का है। इसी तरह से आप इसको हल करेंगे। इसके सारे प्रश्नों को आप देख रहे हैं और आपने वीडियो में पढ़ा है, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसका उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 5 पर आएँ। 5 2 भागों में बटा है, क और ख। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 लिखा हुआ है, 5 अंक का है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीनों दिए हुए हैं ऑप्शन। परीक्षा में आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। कुल 4 ही पाठ हैं, इसलिए 4 से अधिक इसमें लेखक दिए नहीं जा सकते आपको परीक्षा में। तो इनमें से लिखते समय अगर साहित्यिक परिचय पूछा गया है तो जीवन परिचय को संक्षिप्त कर दीजिएगा, बहुत छोटा सा कर दीजिएगा कि इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इनकी शिक्षा दीक्षा एक आध पंक्ति में दे दीजिएगा, और इसके बाद इनका देहावसान दिखा दीजिएगा। 3 से 4 पंक्ति, 5 पंक्ति में आपका जीवन परिचय पूरा हो जाएगा। फिर साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन शीर्षकों के अंतर्गत उत्तर दीजिएगा। जीवन परिचय संक्षिप्त होगा। और यदि जीवन परिचय पूछ लेगा तो साहित्यिक परिचय लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शेष हेडिंग आप लिखेंगे, जैसे जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान। इसका ख जो है एक कवि से संबंधित है और कवि का परिचय यहाँ देना है, ऊपर की तरह यहाँ भी आपको देना है। मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा, ये तीनों दिए हुए हैं, इनमें से किसी को आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 अंक का यह भी प्रश्न है, पूरे अंक मिलते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिस भी कहानी को आप हल कर रहे हैं वो हेडिंग जरूर बनाइएगा। जैसे प्रश्न उत्तर संख्या 6 आप लिखिएगा संबंधित पंक्ति के बीच में,
और उसके एक पंक्ति नीचे हेडिंग डालिएगा पंचलाइट कहानी का सारांश, और तब बाएं तरफ से लिखना शुरू करेगा। और भूमिका हेडिंग नहीं डालनी, लेकिन भूमिका लिखना है कि पंचलाइट किसी रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की। तो पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है, जैसे हमने इसको लिखा है वीडियो में उसी तरह से आप लिखिएगा तो निश्चित है कि परीक्षक प्रभावित होंगे, आपको अच्छे अंक देंगे। 7वां प्रश्न, आलोक वृत्त खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसी तरह के प्रश्न आते हैं। इसका भी उत्तर लिखते समय आप हेडिंग डालिएगा, पहले प्रश्नोत्तर संख्या 7 हो जाएगा, फिर एक पंक्ति नीचे हेडिंग डालिएगा आलोक वृत्त खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश, और तब भूमिका सहित कि इस खंड काव्य की रचना किसने की है, इसमें किसके बारे में बताया गया है, फिर चतुर्थ सर्ग का सारांश निम्नलिखित है, ऐसा करके आप डिटेल करिएगा, या नायक का चरित्र चित्रण हेडिंग डालिएगा और उसको भूमिका सहित पूरा लिखिएगा। 8वां प्रश्न 2 भागों में विभाजित है, ये खंड ख में आ जाता है। इसमें 8 के क में संस्कृत गद्यांश दिए होते हैं, 2 होते हैं, किसी एक को चयन करना होता है, और संकेत, संदर्भ और हिंदी में अनुवादित 3 हेडिंग में उत्तर लिखना होता है। पहले प्रश्नोत्तर संख्या 8 डालिएगा, 8 क, फिर बाएं तरफ संकेत हेडिंग डालिएगा, धन्यो अयम ऐसे कर दीजिएगा, फिर अंतिम अस्ति पूर्णविराम करिएगा, संकेत आपका हो गया, फिर संदर्भ लिखिएगा जैसे मैंने बताया है, फिर हिंदी में अनुवाद हेडिंग डाल करके इसको आप अनुवाद लिख दीजिएगा, और विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अथवा वाला करना चाहते हैं तो अथवा नहीं डालना है, सीधे संकेत में ही यथैवकरणवताम डाट करके अमृत तत्व साधनम ऐसा करके पूर्ण विराम कर देंगे, शेष यथावत संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। इसका जो ख है उसमें दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए, यह भी 7 अंक का है। इसका भी तरीका वही है कि पहले प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख डाल दें, फिर संकेत डाल दें अय लाजानुच्चयी से लेकर के पुनरुद्धम उचित तक, इसके बाद संदर्भ, फिर हिंदी में अनुवाद। अथवा करना चाहेंगे तो अथवा आपके सामने है, न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम, फिर डाट करेंगे विद्याधनम सर्वधनम प्रधान, या सर्वधनम प्रधान में इतना करके पूर्ण विराम करके आप संकेत बना लेंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे और फिर हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। ये सुभाषित रत्नान पाठ का है। 9वां प्रश्न आपका मुहावरे से है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये 2 अंक आता है, और किसी एक का अर्थ लिखना होता है, वाक्य प्रयोग करना होता है, तो आप हेडिंग डालिएगा और तब लिखिएगा। जैसे आपने ले लिया क अंधे की लाठी होना, तो आप मुहावरा हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए क अंधे की लाठी होना, फिर हेडिंग डालिए अर्थ, उसमें लिखिए एकमात्र सहारा होना, और तब हेडिंग डालिए वाक्य प्रयोग, और तब लिखिएगा श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी थे। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। 10वां प्रश्न अलग अलग भागों में बटा है, तो यहाँ पंक्ति के बीच में लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 10 का किनारे से 1 2 3 करना है। इस संधि का प्रश्न है। जो शब्द दिया रहेगा, जैसे यहाँ सुरेशा दिया है, उसका विच्छेद चुनना है, या कभी कभी विच्छेद दिया रहेगा उसका शब्द बनाना है। तो इनमें से कोई भी पूछा जाए आप उसके लिए तैयार रहेंगे। सुरेशा का सुरधन ईशा सही होता है, इसीलिए आप 1 डालेंगे, फिर उसके थोड़ा सा आगे ब लिख देंगे सुरधन ईशा। इसी तरह नायका का नय धन अका सही है, तो 2 के सामने ये इसी तरह से ब्रैकेट सहित 2 लिखना है, आपको ध्यान रखिएगा। तो 2 के सामने आप लिखेंगे अ नय धन अक। सूर्योदय तीसरा है, इसका सूर्य धन उदय सही होता है, स सही है, तो 3 के सामने स सूर्य धन उदय ऐसा आप लिखेंगे। इसका ख है, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ आपको राजन, नामन, जगत, सरित, आत्मन, इनमें से जो भी पाठ्यक्रम में है उसको ध्यान देना है और याद कर लेना है। यहाँ जैसे आत्मानव शब्द में विभक्ति और वचन है,
तो ध्यान दीजिएगा, इसका स सही है, तृतीया द्वितीया विभक्ति द्विवचन, ये सही है, इसलिए यहाँ एक के आगे स द्वितीया विभक्ति द्विवचन आप लिखेंगे। इसी तरह रागे शब्द में दूसरा है विभक्ति और वचन है, तो यहाँ दो हेडिंग डालिएगा, मैंने दो को लिखिएगा, उसके आगे आपका सही है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो अ लिखिएगा, ये पूरा उतार दीजिएगा, अ चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसमें विस्तार नहीं करना है कि रागे शब्द में विभक्ति और वचन है, ऐसा लिखने का आवश्यकता नहीं है, सीधा दो लिखा, उसके आगे चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ये असहित लिख देना है। 11वें प्रश्न का क, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ये उत्तर में से ढूंढ करके लिखना होता है। पहला है द्रव द्रव्य। द्रव माने होता है तरल पदार्थ और द्रव्य माने होता है धन। तो यहाँ तरल पदार्थ और धन सही है, तो एक के आगे थोड़ी सी जगह छोड़ के अ तरल पदार्थ और धन लिखेंगे। दूसरा अभय और उभय। तो अभय माने होता है निडर और उभय माने होता है दोनों। तो यहाँ निडर और दोनों ये सही है, ब सही है, इसलिए दो के सामने आप ब निडर और दोनों लिखेंगे। यहाँ आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि अभय उभय फिर इसके बाद उत्तर खोजें, ऐसा नहीं, केवल दो लिखिए, उसके थोड़ा सा आगे ब लिखिए और निडर और दोनों इस तरह से लिख दीजिए। इसका ख है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। यह भी 2 अंकों का होता है। ये आप जानते हैं कि इसके दो अर्थ हों लेकिन दोनों आपस में पर्यायवाची न हों। अगर वो पर्याय हैं तो उत्तर गलत है, क्योंकि यहाँ अनेकार्थी बात पूछी जा रही है। यहाँ जैसे कनक है तो कनक का अर्थ होगा स्वर्ण और धतूरा, अंबर का वस्त्र और आकाश, हार का गले का आभूषण या पराजय। 3 में से कोई भी आपको शब्द लेना है, कोई भी एक शब्द और उसके दो अर्थ लिखे। तो आप पहले शब्द लिख दीजिएगा कनक और फिर उसके आगे अर्थ लिखिएगा, तब वहाँ लिखिएगा स्वर्ण कामा धतूरा, या पहला स्वर्ण और दूसरा धतूरा। ये लिखने का तरीका है। ग, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। अब इनमें से जो भी वाक्यांश आप लेंगे उस वाक्यांश में कौन सा सही है, सीधे उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पहला, जो ईश्वर में आस्था न रखता हो, तो यहाँ हो जाएगा नास्तिक सही है, तो एक उसके आगे थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे ब नास्तिक। दूसरा, जो जाना न जा सके, इसका उत्तर होगा अज्ञेय। तो जो जाना न जा सके यानी दो लिखिए और उसके आगे थोड़ा जगह छोड़कर अज्ञेय लिखिए। चूँकि आप देख रहे हैं झूठ हो नहीं सकता, अकथनी हो नहीं सकता, अनकहनी हो नहीं सकता, इसलिए उत्तर अपने आप सही है। घ देखें, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब यहाँ जो वाक्य दिए रहेंगे उनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इस पर वीडियो बहुत जल्दी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसमें घ लिखिए, उसके आगे आपको दो चयनित करने हैं। जैसे पहला है एक फूल की माला लाना। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि जैसे ही इसको देखेंगे समझ लेंगे गलतियाँ कहाँ हैं। शब्द कोई आगे पीछे है, या शब्द की मात्राएं गलत हैं, व्याकरणिक दृष्टि गलत है, या एक वचन बहुवचन में अंतर है, सीधा देखेंगे। उसी तरह जैसे एक फूल की माला हो नहीं सकती, यहाँ क्रम में गलती है, तो होगा फूलों की एक माला लाना। तो आपने अ लिखा, फूलों की एक माला लाना, और दो ही करना है। जैसे ब आपको करना है, कई रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, यहाँ भी क्रम की गलती है, रेलवे के कई कर्मचारी पकड़े गए। उत्तर आप चारों का जान लें। नगर में अनेकों वस्त्र विक्रेता, यहाँ अनेकों नहीं बल्कि अनेक होगा, चूँकि एक का बहुवचन अनेकों होता है, तो इसलिए यहाँ होगा नगर में अनेक वस्त्र विक्रेता हैं। मुझे केवल 5 रुपये मात्र की आवश्यकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब कोई शब्द एक से अधिक आ जाए जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनमें से बाद वाले को रखा जाता है, पहले वाले को हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ केवल हट जाएगा और बनेगा मुझे मात्र 5 रुपये की आवश्यकता है। ये सबसे अच्छा तरीका है। फिर आप देखें 12वां प्रश्न क, वीर अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। यहाँ ध्यान रखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 12 आप क डाल देंगे, वीर रस या करुण रस आप डाल देंगे,
अब उसमें जो लिखना चाहें, पहले तो अस्थाई भाव हेडिंग डालकर अस्थाई भाव लिख देंगे और तब चाहे परिभाषा लिखें चाहे उदाहरण लिखें। इसी तरह से ख श्लेष अथवा यमक अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। यहाँ भी वही है कि आप पहले श्लेष अलंकार लिख देंगे, फिर या तो परिभाषा लिखेंगे या उदाहरण लिखेंगे। इसी तरह से ग में दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। यहाँ भी आप दोहा छंद या सोरठा छंद हेडिंग डालेंगे, फिर चाहे लक्षण लिखें चाहे उदाहरण लिखें। लक्षण लिखेंगे तो केवल परिभाषा लिखनी होगी, उदाहरण लिखेंगे तो आपको मात्रा भी लगानी होगी। पेपर में ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों पूछ लेता है तो आपको दोनों लिखना होगा, यद्यपि एक ही पूछे जाने की परंपरा है। प्रश्न संख्या 13, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। यह नियुक्ति से संबंधित पत्र है, प्रवक्ता और लिपिक दोनों में से किसी पे पूछा जाता है। यह भी पत्र उपलब्ध है, वीडियो देखिएगा और उसके अनुसार लिखिएगा। इसमें अथवा में किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को डेयरी उद्योग लगाने हो तो ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को हल करते समय या तो आप ऊपर वाला करेंगे या तो नीचे वाला करेंगे, लेकिन अथवा डालने की जरूरत नहीं है। सीधा पंक्ति के बीच में लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 13 और फिर हेडिंग डाल दीजिएगा लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र या डेयरी उद्योग लगाने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, ऐसा हेडिंग डाल के पूरा वो पत्र लिख दिएगा। इसका वीडियो उपलब्ध है। अंतिम आपका प्रश्न है 14वां निबंध का, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये 9 अंकों का है। विज्ञान वरदान या अभिशाप पहला है, वैश्विक महामारी कोरोना कारण और निवारण के उपाय दूसरा है, जनसंख्या विस्फोट समस्या और समाधान तीसरा है, पर्यावरण प्रदूषण कारण व निवारण के उपाय चौथा है, मेरा प्रिय साहित्य कार्य 5वां है। ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में 4 या 5 विषय दिए जाते हैं और उनमें से किसी एक पर आपको उत्तर लिखना होता है। ध्यान रहे कि उत्तर लिखते समय रूपरेखा जरूर लिखिएगा, क्योंकि बिना रूपरेखा के अगर आप निबंध लिखते हैं तो आपका अंक कटेगा। इन विषयों में से कुछ विषयों पर मैंने सामग्री उपलब्ध करा दी है और कुछ बाकी हैं जो शीघ्र ही आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से प्रश्न पत्र हल करके आप कम से कम 95 से 96 और अधिकतम जो प्रायः एक विधान है 99 अंक प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध लेखन का ध्यान रखिएगा, अच्छी राइटिंग का ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि अपने ऊपर भरोसा करिएगा। दाएं बाएं इधर उधर किसी पे भरोसा मत करिएगा। वहाँ आप स्वयं में सक्षम हैं ऐसा मान के लिखेंगे तो गलतियाँ नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी और आपकी उत्तर पुस्तिका में जो उत्तर आएंगे वो सुंदर आएंगे। अक्षर भी मोती जैसे लिखेंगे, आपको अच्छा अंक मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि बोर्ड परीक्षा 2021 में आप बेहतर प्रदर्शन करें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।